नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने विदेशों में कराई भारत की बेइज्जती, बताया चाइना लद्दाख में स्थित है यूक्रेन जैसे हालात, यानी भारतीय सेना का अपमान किया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर रामबन में निर्माणाधीन सुरंग धंसने से हादसे में आपको बता दें लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, भारत के सामने 12 देशों ने कटोरा फैलाया, कहा गेहूं दे दीजिए सरकार, गेहूं दे दीजिए। बताएंगे मिस्र के बाद वो कौन देश हैं। वहीं चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नाराज नमाज के समय लाउडस्पीकर पर तेजी के साथ नमाज बजने से छात्र परेशान, मस्जिद के बाहर करने लगे हनुमान चालीसा, वो भी हम आपको बताएंगे। जम्मू से ये मामला निकल के आया है। वहीं रशिया हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया, जेलेंस्की की पुतिन को दी चेतावनी। वहीं पाकिस्तान के इमरान खान को लगा करारा झटका, 25 बागी विधायकों को पद से हटाया गया है। वहीं एलआईसी को लेकर रक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देश भर में आज सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे मारे, ब्रोकर्स के ठिकानों पर तलाशी। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां दुनिया भर में सर्दी जुकाम के वायरस ने बरपाया कहर, एक साल में ली 1 लाख बच्चों की जान, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कर इस देश की इंडियन आर्मी को जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट, चाइना ने लद्दाख में पैदा की यूक्रेन जैसी स्थिति, केंद्र बात करने को तैयार नहीं, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल चीन ने लद्दाख में पैदा की है यूक्रेन जैसी स्थिति। अब आप समझिए, क्या आपको यूक्रेन जैसी स्थिति लग रही है? लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय सेनाओं का ये सीधा सीधा अपमान किया है। कांग्रेस के ये पूर्व अध्यक्ष हैं और फिर से अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं। देश ने नकार दिया है तो कांग्रेस के अध्यक्ष ही बन के रह जाएंगे। आपको बता दें, ये देश की इंडियन आर्मी की शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि आज लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालात चाइना ने बना दिए हैं, यानी चाइना ने यूक्रेन जैसे हालात बना दिए हैं, लेकिन हम करारा जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। ये राहुल गांधी का कहना है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये मोदी सरकार, मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगते हैं और देश के विरोध के साथ साथ सेना की भी सर पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। जबकि चाइना पर सच्चाई पूरी तरीके से इतर है एलएसी पे अग्रिम चौकियों पर सेना पूरी तरीके से तैनात है। इंडियन आर्मी के अतिरिक्त फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन जैसे हालात राहुल गांधी ने बता दिए हैं, अब ये सीधा सीधा दुनिया भर की देश और दुनिया भर की आर्मी यही सोचेंगे कि भारत की आर्मी कमज़ोर है, यही कारण है कि चाइना को खदेड़ नहीं पा रहे हैं। जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। भारत डट कर मुकाबला किया और करारा जवाब दिया और चाइना पीछे भी हटा है। लेकिन राहुल गांधी ने आखिर मोदी सरकार का विरोध करते करते देश की सेनाओं के खिलाफ भी ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो हमारे दुश्मनों को भाने लगता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। राहुल गांधी के इस वक्तव्य का आप क्या कहेंगे? कमेंट के माध्यम से जरूर सुझाव दें। अगली अपडेट, भारत से खुश हुआ मिस्र, अब डिमांड लेकर दरवाजे पर खड़े हो गए 12 और देश। जी हाँ, दरअसल भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद गेहूं की एक बड़ी खेप मिस्र को भेजी है। मिस्र के अनुरोध के बाद भारत की तरफ से 61,500 टन गेहूं मिस्र को भेजा गया है। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भारत की तरफ से ये किसी देश को दी जाने वाली सबसे बड़ी खेप है। मिस्र के तरह ही करीब 12 देशों ने भारत से अनुरोध किया है और वे उन्हें गेहूँ का निर्यात करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मामले में अवगत के बाद एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए ये जानकारी दी और उन्होंने बताया है कि कम से कम 1 दर्जन देश ऐसे हैं जो भारत से गेहूं के लिए राजनीतिक स्तर पर अनुरोध कर रहे हैं। मिस्र को जितना गेहूं निर्यात किया जाना था, कस्टम से उसने 17,160 टन गेहूं निर्यात की अनुमति दी है। तो अब आप समझ लीजिए 12 ऐसे देश हैं जो भारत से और गेहूं खरीदने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, मिस्र को गेहूं देने के बाद मिस्र ने भारत को धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र की ऐसी ही दोस्ती आगे बढ़ती रहेगी। एक और अपडेट लेते हैं। नमाज के समय कॉलेज में छात्रों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। छात्र बोले, कई बार प्रशासन को बताया पढ़ाई हो रही है बाधित, कुछ भी नहीं हो रहा है। दरअसल देश के कई राज्यों में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद में जम्मू को शहर में अब दस्तक दे दिए हैं। शुक्रवार को जीजीएम साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों ने नमाज के समय कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ डाली। कॉलेज के साथ ही स्थित मस्जिद में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज और धार्मिक तकरीर की जाती रही है। इसकी आवाज़ लाउडस्पीकर से कॉलेज परिसर तक पहुंचती है। इसके विरोध में शुक्रवार को छात्रों ने
कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ करता डाला। आपको बता दें, जिस समय मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी उसी दौरान छात्रों ने जय श्री राम के उद्घोष और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने कहा है कि कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन मस्जिद में लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज़ कॉलेज परिसर में सुनाई देती है, जिससे पढ़ाई में बाधा आती है। कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन ने भी मस्जिद कमेटी की बात की थी, लेकिन लाउडस्पीकर की ध्वनि कम नहीं की गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ रशिया को फिर से ज़ेलेंस्की ने दी धमकी। कहा रूस हर उस बम का भार महसूस करेगा आने वाले समय में जिसे उसने यूक्रेन पे गिराया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के 3 महीने पूरे होने के बाद अब मात्र 3 दिन रह गए हैं। इतने लंबे समय के संघर्ष के बावजूद दोनों देशों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को बड़े पैमाने पर घेर लिया है। आपको बता दें, एक कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उस समय बुरी खबर आई है जब मारियोपोल में यूक्रेन का आखिरी किला भी ढह गया। जब आपको बता दें, 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं भारी नुकसान झेलने के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस से मुआवजे की मांग की है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया है। इस युद्ध में यूक्रेन को अब तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें, इस बीच लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लिया है। रूसी सेना ने दावा किया है कि मारियोपोल ने यूक्रेनी सेना जो है पूरी तरीके से घेरे हुए हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने इमरान खान के 25 बागी विधायकों को पूरी तरीके से पद से ही हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें, इंटरनेशनल पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 25 बागी सदस्यों को पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव में पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करने पर पद से हटा दिया। आयोग ने पिछले महीने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हमजा शहबाज के पक्ष में मतदान करने पर 25 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी मामले में अपना फैसला सुनाया है। निर्वाचन आयोग ने अपने सर्वसम्मत फैसले में कहा है कि पीटीआई के खिलाफ पीटीआई के विधायकों ने संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत दोषपूर्ण कार्य किया और इसीलिए उन्हें पद से हटना पड़ेगा। पद से हटने का मतलब ये है कि विधायक अपनी सीट जो है वो खो चुके हैं, लेकिन वे अयोग्य नहीं हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, NSE CO लोकेशन स्कैम। देश भर में कई जगहों पर CBI की छापेमारी, ब्रोकर्स के ठिकानों पर तलाशी अभियान। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CGI ने NSE को लोकेशन घोटाले से जुड़े मामलों में देश भर में सुनियोजित तरीके से तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में देश के कई शहरों में ब्रोकर्स ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इसके अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई में CBI ने मुंबई, गांधीनगर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और कोलकाता में ब्रोकर से जुड़े 12 ठिकानों को कवर कर लिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस मामले में NSE के पूर्व CEO और MD चित्रा रामाकृष्णन और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली दोस्तों, ज्ञानवापी के बीच प्रोफेसर के गिरफ्तारी। जी हाँ, दरअसल एक प्रोफेसर है रतन लाल। इस रतन लाल ने जिस तरीके से शिवलिंग का अपमान किया था, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा था, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले में बयानबाजी कर रहे थे। इन भड़काऊ और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर पुलिस भी लगातार एक्शन ली हुई है। इसी बीच आपको बता दें, एक नया मामला निकल गया है, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद छात्रों ने शनिवार को हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन आपको बता दें, ये गिरफ्तारी पिछले 3-4 दिनों बाद हुई है, क्योंकि ये पिछले 3-4 दिनों से लगातार ज्ञानवापी और शिवलिंग को लेकर बेहद अभद्र टिप्पणी जो बताने लायक भी नहीं है रतन लाल। हम चलते हैं और अपडेट, ब्रिटेन के अमीरों की लिस्ट में भारतीय मूल के लोगों का डंका। हिंदुजा ब्रदर्स के पास सबसे ज़्यादा दौलत। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, संडे टाइम्स के रिच लिस्ट में एक बार फिर भारतीय मूल के लोगों ने अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा और सबसे पहला नाम श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा के नेतृत्व वाला हिंदुजा परिवार है, और ये सूची ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों की संपत्ति और बिजनेस को लेकर बनाई गई है। हिंदुजा परिवार के पास करीब 28 बिलियन पाउंड की
संपत्ति है और ये परिवार सबसे अमीर माना गया है। इस साल रिच लिस्ट में टॉप पर श्री चंद्र गोपीचंद हिंजा के नेतृत्व वाले हिंजा परिवार आया है और ये बीते साल तीसरे नंबर पर था। इंडस्ट्री और फाइनेंस क्षेत्र के दिग्गज हिंदुजा 28 अरब पाउंड के संपत्ति के साथ सबसे अमीर घोषित किए गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही, श्रीलंका राष्ट्रपति राजपक्षे ने 9 नए कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई, विपक्षी दल ने दी धमकी। दरअसल आज़ादी के बाद से बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे श्रीलंका के पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन पर स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिश जारी है। आपको बताते वहाँ के राजनेता पूरी तरीके से एक हो उठे हैं। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ पर श्रीलंका में हालात बेहद बदतर होते गए। इस बीच अब श्रीलंका के हालात कुछ समान हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, श्रीलंका में अभी भी भारी महंगाई है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और श्रीलंका में आर पार का ऐलान किए हैं। हालांकि अब कुछ शांति होती दिखाई दे रही है। अगली एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें, सहारनपुर में 8 महिला ड्रग्स स्मगलर गिरफ्तार, 23 लाख की कीमत की स्मैक भी बरामद। दरअसल आपको बता दें, ये सब इनके चेहरों से पहचान सकते हैं। दरअसल सहारनपुर के थाना गुस्दैरपुर पुलिस ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्कर गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस को काफ़ी दिनों सूचना मिल रही थी और कुतुशवेर थाना क्षेत्र के महिला गैंग लगातार स्मैक की तस्करी कर रहे थे और उनके तार उत्तराखंड राज्य के देहरादून और हरिद्वार तक जुड़े हुए हैं। ये गैंग आसपास के स्कूलों और कॉलेजों में भी युवाओं को स्मैक सप्लाई करते हुए इस गैंग में कुल 8 महिलाएं थीं और गैंग के लीडर उज़मा और भूरी हैं। इनके पास से पुलिस ने लगभग 23 लाख की कीमत की कुल 140 ग्राम स्मैक व 12,490 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुताबिक भूरी और बबली पिछले कई सालों से अगली अपडेट लेते हैं। जो बाइडेन व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पहली मुलाकात, उत्तर कोरिया व नए जोखिमों का सामना करने की जताई प्रतिबद्धता। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष यू सूक येगुल ने पहली द्विपक्षीय बैठक की है। इस दौरान दोनों देशों के प्रमुखों ने उत्तर कोरिया को रोकने के नए जोखिमों को मिलाकर सामना करने का नया संकल्प लिया है। बाइडेन ने दक्षिण कोरिया व जापान के बीच संबंधों पर चर्चा की है। आपको बता दें, परमाणु सहयोग और उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न खतरे पर भी चर्चा होनी है। एक अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि बाइडेन 5 दिनों की दक्षिणी कोरिया और जापान की यात्रा पे हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया है कि उन्होंने उत्तर कोरिया के समक्ष कोरोना वैक्सीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उधर से किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आपको बता दें, चाइना के खिलाफ भी ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पूर्वी चीन सागर में ड्रैगन की गतिविधियों से जापान नाराज, प्रधानमंत्री किशिदा बोले कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शनिवार को पूर्वी चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि वो सागर में चीन के विकास कार्यों से निराश हैं और वो सब अस्वीकार होगा। पश्चिमी शहर क्वांटो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने राजनयिक माध्यमों से चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जापान के पीएम किशिदा ने कहा है कि बहुत निराशाजनक है, चीन पूर्व चीन सागर में एक तरफा विकास कर रहा है। जब सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं हैं तो इसके लिए स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, जापानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर पूर्वी चीन सागर में प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने के चीनी प्रयासों में वृद्धि की पुष्टि की थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बोइंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए स्टारलाइनर कैप्सूल की लॉन्च कई सालों बाद मिल सकती है सफलता। दरअसल अमेरिकी एयरस्पेस की दिग्गज कंपनी बोइंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के लिए अपने स्टारलाइनर कैप्सूल को लॉन्च कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण बिना चालक वाली परीक्षण उड़ान है, जिसे कई वर्षों की विफलता के बाद लॉन्च किया गया है और यह परीक्षण काफ़ी वक्त से पेंडिंग था, जिससे पहले सॉफ्टवेयर में कमी का कारण बना था। आपको बता दें, दूसरी ओर लॉन्चिंग की गई और दूसरे बोइंग स्टारलाइनर को IAS के रास्ते से आगे बढ़ने में मदद की गई। समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वहीं नासा का कहना है कि वो मिशन ट्रैक पर बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है बोइंग। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। 11 देशों में मिले हैं 80 मामले, भारत में भी मंडराया मॉन्कपॉक्स का खतरा, WHO ने जारी की रिसर्च। दरअसल स्वास्थ्य संगठन ने 11 देशों में मंकी पॉक्स के 80 मामलों की पुष्टि की है। संगठन इस नई बीमारी को लेकर रिसर्च कर रहा है ताकि इसके पीछे के कारणों के साथ होने वाले जोखिमों का भी पता लगाया जा सके। गुरुवार को जारी बयान में WHO ने कहा है कि ये वायरस एंडेमिक यानी स्थानीय स्तर पर का है, कुछ देशों के जानकारों में मौजूद है। इनमें स्थानीय पर्यटकों व लोगों के बीच ये संक्रमण फैलता है।
हालांकि कुछ शुक्रवार को भारतीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और ICMR को स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं और इसके मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व हवाई अड्डे और बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि वो सतर्क रहें। और आपको बता दें, एंडेमिक के तहत आने वाली महामारियों की पूरी तरीके से ख़त्म करने की संभावना होती है, लेकिन अगर ज़्यादा फैले ना तो। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ पर आपको बता दें हरियाणा में पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने गई तो उन पर हुई पत्थरबाजी, 9 महिलाओं समेत 18 गिरफ्तार। यूपी के मथुरा जिले में बुधवार को दबिश देने गई हरियाणा पुलिस पे हमला हुआ है। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, इनमें से एक महिला स्टाफ भी थी। पुलिस पे पथराव और हवाई फायरिंग की गई थी। हमलावरों ने धोखाधड़ी के आरोपित नोमान को कस्टडी से छुड़ा लिया था। अब इस मामले में 18 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इस कुल मिला के 34 लोगों को अब तक नामजद कर लिया है। तो दोस्तों, इस कार्रवाई में आपको बता दें, DSP छाता ने बताया है घटना के दिन हरियाणा पुलिस के साथ धनशेड़ पुलिस मिलकर एक अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी। अब इनका मनोबल किस कदर बढ़ गया है कि लगातार हमले पे हमले कर रहे हैं। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। एक और बड़ी खबर, दुबई से आया असम का मोहम्मद तारिक दिल्ली एयरपोर्ट पर तिरंगे पर खड़े होकर पढ़ने लगी नमाज। CISF ने दिल्ली पुलिस को सौंपा। दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का एक मामला सामने आया है। मोहम्मद तारिक अजीज नाम के एक व्यक्ति के तिरंगे पर खड़े होकर नमाज पढ़ने के आरोप में हिरासत में लेने के बाद CISF ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। घटना 8 मई 2022 की है, लेकिन मामला अब प्रकाश में आया है। रिपोर्ट्स मीडिया के मुताबिक आरोपित तारिक अजीज दुबई में दिल्ली आया था और यहाँ से उसे दीमापुर के इंडिगो एयरलाइंस के फ़्लाइट पर सवार होना था। लेकिन अब आप समझिए, तिरंगे पर बैठकर ये मुसलमान तिरंगे को ही पूरी तरीके से ख़तरनाक मानते हैं और तिरंगे के ख़िलाफ़ इस तरीके की चीज़ें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए